Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our topic is equations involving absolute value. तो अब ये टॉपिक का मतलब ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो जाए उनको हम इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट कहेंगे। मसलन ये नीचे ज़रा एग्जांपल देखें। ये जो सिंबल है स्टूडेंट, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। किसका? ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह ये नीचे ज़रा एग्जांपल देखें, एग्जांपल 6 ये जो लिखा हुआ है, ये ये भी जो आपको नजर आ रहा है, ये भी एक इक्वेशन है इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें, ये मॉड सिंबल आ गई, इसको कहते हैं मॉड सिंबल। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व हो गई है। तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ तक आपको पता लगा कि लुक लाइक कैसी हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये डिनोट किस चीज़ को करता है। मसलन अगर ये एक्स है, इसके अराउंड ये दोनों मॉड सिंबल है, ये मॉड सिंबल है, तो ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन। ये किस चीज़ का डिस्टेंस डिफाइन करता है कि कोई भी जो नंबर है ऑन अ नंबर लाइन, वो जीरो से कितना दूर है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। समझ आ गई स्टूडेंट? तो ये इसका मकसद होता है, ये डिस्टेंस का बताता है। नाउ कंसिडर एन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन सच एज दिस। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। अब इसका नीचे जरा मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ क्या बता रहा है। इसको जरा लाइन को पढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट वी मस्ट डिटरमाइन रियल नंबर्स whose distance from the origin on a number line is 2। हमने इसका मतलब ये है कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन से रियल नंबर्स हैं जिनका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से नंबर 2 तक। ठीक है, नंबर, ये जो उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रीजन ऑन अ नंबर लाइन इज 2। कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं जिनका जीरो से ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है? तो वो आपका दो नंबर्स हैं। कौन कौन से? एक +2 और एक -2। ये दो ही नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ से इसको देखते हैं। ये कह रहा है P113, ये फिगर है, इसमें वो बता रहा है कि ये देखें कि ये जो डायग्राम, ये जो इक्वेशन है x = 2, ये क्या शो कर रही है? जीरो से ये डिस्टेंस बता रही है 2 का, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी। तो ये देख लें। तो अब आगे जरा चलते हैं। देयर आर टू नंबर सच दैट x mod is equal to 2, namely 2 and -2। we write x is equal to 2 और x is equal to -2। इस मॉड को जब आप खत्म करेंगे तो ये दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? आपकी ये जो नंबर था 2, इसको एक दफा आपने प्लस में लिखना है, एक दफा आपने नेगेटिव में लिखना है। और यही दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी जनरलाइज्ड एज फॉलोज। कहते हैं इफ c इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड u रिप्रेजेंट एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, देन u mod इज इक्वल टू c। इसका क्या मतलब होता है? u mod इज इक्वल टू c किसके इक्वलेंट होता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, u इज इक्वल टू c। जैसे ये था x इज इक्वल टू 2, यहाँ u इज इक्वल टू -c, x इज इक्वल टू माइनस, उसको हम प्लस और नेगेटिव में लिख लेते हैं। अब नीचे ज़रा आ जाएं, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है। कि ये एक इक्वेशन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहली बात यह है कि आपने ना इस मॉड के अलावा वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, हमने इसको आइसोलेट करना है। इसको मैं ये प्रॉपर तरीका आपको बता रहा हूँ। तो -15 है, इसको दूसरी तरफ ले आए। सबसे पहला काम ये हो गया। तो ये इसमें करना क्या होता है? ऐड बोथ साइड 15। तब भी पता ना, ये जो भी काम करना है दोनों तरफ सेम करना है। अब यहाँ पे 5 है, 5 इधर कैसे इधर आना चाहिए? तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे, इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इधर भी डिवाइड करें, इधर भी करें, तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 5 3 टाइम्स 15, तो 3 आ जाएगा। अब देखें, ये जो भी लेफ्ट साइड पे एक मॉड की एक्सप्रेशन बन गई। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, 1 - 4x इज इक्वल टू +3, और 1 - 4x इज इक्वल टू -3, जो ऊपर क्राइटेरिया हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारे पास फिर से दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। पुराना काम है, तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करें। तो इस मॉड
इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी टू वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट। अब फिर आपने ना इसको वन बाय वन इनको, इन प्रपोज सोल्यूशन को आपने ओरिजिनल इक्वेशन में इसमें इसमें पुट करना है। ठीक है, इन्हीं एक्स की वैल्यूज को फिर आप पता चेक करते हो। तो जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज के ऊपर सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो खुद बता रहा है कि ये सोल्यूशन सेट उसने बता दी, इसका मतलब यही है कि ये इन पे सेटिस्फाइड हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इसलिए ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे आ जाइए, एग्जाम्पल आप खुद कीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारी स्टूडेंट जो असल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फैक्टरिंग। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसकी जो है ना फैक्टरिंग कैसे करनी है, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। कि लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं उनकी ये जनरल फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जो होती है। इसी तरह और फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशंस एंड कंटेन एन एडिशनल टर्म इन्वॉल्विंग द स्केयर ऑफ द वेरिएबल। उसमें क्या आ जाता है कि एक वेरिएबल का स्केयर इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखें इतना हिस्सा जो है ना ये इसी तरह ही है। समझ आ गई स्टूडेंट? सिर्फ नेम चलें, इधर ए लिखा हुआ है ना, इधर ए की जगह पे लिख दो बी और बी की जगह पे लिख दो सी, तो ये हाफ पार्ट ही है। लेकिन इसको क्वाड्रेटिक बनाना हो तो इसमें कौन सी टर्म इन्वॉल्व कर देंगे कि स्केयर वाली ना एक टर्म विद द वेरिएबल हम इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, एंड एडिशनल टर्म इन्वॉल्विंग द स्केयर ऑफ द वेरिएबल। उसके उस वेरिएबल का आपने स्केयर एक के साथ में एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट साथ इंट्रोड्यूस करवा देना। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी डेफिनेशन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। देखिए हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका इधर है एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, यहाँ पे जो जो सी है ना इसके साथ ये ज्यूम कर लें जैसे एक्स की पावर जीरो है। ठीक है, वो वन होती है, तो इसी तरह सी के साथ अगर एक्स की पावर जीरो लिखा हो तो वो सी रह जाएगा। ठीक है ना। तो ए क्वाड्रेटिक इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन जनरल फॉर्म। ये उसकी जनरल फॉर्म है, वेयर ए बी एंड सी, ये ए बी सी क्या है? आर रियल नंबर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों भाई? ए क्यों नहीं जीरो हो सकता? अगर आप ए को जीरो कर दें तो ये फिर एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इसकी डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है यहाँ से इसकी डेफिनेशन में। तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी याद कर लेना चाहिए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज आल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो टू, ये तो इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं इन एक्स। पॉलिनोमियल का भी एक अलग चैप्टर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल को अब इसना अभी फिल फोर यही समझ लें कि जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो पहले तो शर्त है पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पी मीन्स पॉली, आप इस तरह भी आप याद रखो, पॉजिटिव होने चाहिए और इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, पावर ना डेसिमल में हो, ठीक है, किस में हो, और ना ही नेगेटिव हो, सिर्फ किस में हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आए पावर्स, और कंप्लीट नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, मतलब ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी आपके पास एक, ये तो क्वाड्रेटिक है, एक आम इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, कंप्लीट नंबर्स आने चाहिए उनकी पावर। अब नीचे दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसका सी जीरो है, इसमें सी माइनस फोर है, तो ये लेबलिंग नीचे की हुई है। अब इनको ना हमने सॉल्व करना है। तो एक एक प्रिंसिपल है जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। आपने देखा होगा जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो एंड पे ना वो इस तरह दो फैक्टर हैं, तो इधर लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए तो हम उसको कैसे लिखते हैं? पहले एक चीज को जीरो के बराबर रखते हैं, फिर दूसरे फैक्टर को रखते हैं बराबर, इसको कहते हैं जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल। ये वाला जो काम होता है, ठीक है। तो ये किस पे अप्लाई होता है? ओनली व्हेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म। ये अप्लाई तब होता है विद जीरो ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अब नीचे ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको बाय फैक्टरिंग सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम क्या है? मूविंग ऑल टर्म्स टू वन साइड। कह रहा है कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसकी सारी जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर जीरो है,
अगर ज़ीरो की जगह पे जैसे ये एग्जांपल है, तो इसकी लेफ्ट साइड पे तो 4 है, इसको उठा के हमने क्या है लेफ्ट साइड पे ले आओ, इधर ज़ीरो आपने लिखना है। पहला काम फैक्टर कंप्लीटली, इसमें से देखना कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालना है, नहीं तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वो एक मेथड है। फिर उसके बाद कौन सा काम करना है, अप्लाई द ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करना है। फिर सॉल्व द इक्वेशन इन स्टेप 3, चेक द सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशंस का मतलब ये है कि वो जो लीनियर इक्वेशंस आएंगी, जो भी वो फैक्टर्स आएंगे लीनियर, ठीक है, उनको आप जीरो के बराबर आके सॉल्व करोगे, तो फिर आप अपना ओरिजिनल सोल्यूशन तक अप्रोच कर लोगे। इन्हीं एग्जांपल्स को ज़रा मैं इन्हीं मेथड्स के साथ सॉल्व करता हूँ आपके सामने, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा। अब पहली एग्जांपल ये थी। अब देखें 4x² - 2x, ये याद रख लो, जिसमें c ज़ीरो हो ना, तो उसको आपने कैसे करना है, उसको में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। कॉमन मीन्स देखें इधर, इधर भी, इधर 2x है, x⁻² का मतलब ये है कि 2x इधर मौजूद है, ठीक है। इधर x एक ही है, इसका मतलब है इधर भी, इधर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, सेम चीज़ दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, पहली बात। वेरिएबल अब देखेंगे तो दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन होने का मतलब ये है कि अगर इसकी टर्म में 4 के मैं फैक्टर्स बनाऊं तो यही होंगे 2 × 4, मतलब इसमें 2 तो आ ही रहा है ना इसकी प्रोडक्ट में, तो इधर ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आने का मतलब ये है कि इस टर्म में इसमें से 2 जब आप बाहर निकालेंगे पीछे 2 ही रह जाएगा ना, मतलब ये है कि 2 पे आप इसको डिवाइड करो, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 × 4 होता है, ठीक है, इसमें से x भी निकल गया तो पीछे क्या रह गया, यहाँ पे 2x बच गया, ये आ गया। तो ये वाला 2x मतलब कॉमन आ रहा था, हमने बाहर उठाया, इधर 2x रह गया, इस जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ गया ना यहाँ पे। तो फिर इसी तरह ये आप जीरो प्रिंसिपल प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, इस फैक्टर को आप जीरो के बराबर रखो, फिर आप इसको, यही बताना चाह रहा हूँ कि ये असल में एक प्रिंसिपल है, जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप 2x की वैल्यूज ले लो, फिर इनको चेक करो, तो उसकी बेस पे आपने सोल्यूशन डिफाइन कर देना है। अब ये वाला जो दूसरा मेथड है ना, ये वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट अगले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के, ठीक है, जब पूरी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उसमें सी भी इन्वॉल्व हो जाए, तो इनके तरीके तीन हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसमें वो तीन तरीके जो हैं, एक आप लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे मेथड, ठीक है, दूसरा उसका फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और जो जो तीसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्केयर। तो ये तीन मेथड्स जो हैं के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तक अप्रोच करने के लिए हम ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था, ठीक है, तो दूसरा कंप्लीटिंग स्केयर था ये, और तीसरा था फैक्टरिंग, ये है फैक्टरिंग, फैक्टराइजेशन से कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसी की एक्सरसाइज मैंने पिछले लेक्चर में बताई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड, तो इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज के। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करना है आपने, ठीक है, इनको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज है 43 से 54, ये इसके क्वेश्चन है। फिर ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टरिंग, लेकिन मैंने अभी फैक्टरिंग नहीं समझाया, इसमें से आपके ना ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जिनमें सी ज़ीरो है, ठीक है। आपने उठा के ना इनको, ये 12x इधर लेफ्ट साइड पे ले आओ, इनमें 3x कॉमन आ रहा है, इसी तरह इसकी लेफ्ट, इसकी राइट साइड पे जीरो लाके ना, चाहे 2 टर्म्स है चाहे 3 टर्म्स है, आपने ना राइट साइड पे जीरो लाना है, ठीक है। बाकी फिर देखो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दें। 3 टर्म्स अगर इन्वॉल्व हो रही है उसका तरीका मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें बस आपने जेहन में रखनी है आपने, क्योंकि ये माइनर चीज़ें हैं, ठीक है, तो यही आपसे डिस्कस होनी है, बेसिक्स। ये नीचे भी हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता